साथियों, रशिया ने अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे ले जाकर के पनडुब्बी खड़ी कर दी है, जो कि परमाणु से चलने वाली है, परमाणु बम दागती है। न्यूक्लियर सबमरीन ले जाकर अमेरिका के बिल्कुल सामने ले जाकर रशिया ने खड़ी कर दी है। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। हमने कहा कैसे? ऐसे ही एक बार 1962 में भी हुआ था, जब रशिया ने अमेरिका के सामने क्यूबा नामक देश में अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी थी। अगर आप उस घटना को याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि क्यूबन क्राइसिस दोबारा से जन्म ले चुका है। रशिया ने फिर से वहीं ले जाकर के वही हरकत कर दी है जो 1962 में की थी। और 1962 कितना खास था, बस मैं आपको इस बात से बता सकता हूं कि अमेरिका ने उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बकायदा पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि वी आर एट वॉर, हम किसी भी समय युद्ध में एंट्री कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के लिए कितनी सांस ऊपर नीचे हो जाने जैसा होता है जब रशिया उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है, आज के सेशन में यही सारी बातें करनी है। दुनिया भर में अभी क्या रशिया यूक्रेन कम था, क्या फिर गाजा इजराइल का कम था, या चाइना ताइवान का टेंशन कम था, जो पुतिन महाशय अपनी सबमरीन ले जा करके अमेरिका के सामने खड़ी कर दिए हैं। क्योंकि आप कितने दिन तक ये कहते रहोगे शेर आया शेर आया शेर आया, हो सकता है कि एक दिन वो घटना हो ही जाए और दुनिया युद्ध के बिल्कुल निकट पहुंच जाए। इसलिए आज का सेशन बेहद खास है। लेकिन इस सेशन को सुनने से पहले मैं आपको कुछ बातें पुरानी याद दिलाता हूं। आप याद करिए, 6 जून को इसी रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी, जिसमें मैंने यह कहा था कि फ्रांस को रूस ने धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने ड्रोन्स चलाने की परमिशन दी यूक्रेन को तो मैं आपके लोगों को मरवाऊंगा। आप याद करिए, यह सेशन हमने आपके साथ साझा किया है। आपको याद हो तो मैंने यह भी सेशन में जानकारी दी थी उसी दिन कि बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि वो रशिया के ऊपर हमला कर सकता है। अगर ये दोनों बातें ध्यान आ रही हों तो उसी सेशन में मैंने आपसे कहा था कि रशिया ने हाल ही में ऑपरेशन अनथिंकेबल लॉन्च किया है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा करता है। अगर ये सब बातें आपको ध्यान आ रही हैं तो आपको फिर आज का ये सेशन देखना चाहिए, क्योंकि वाई आर रशियन वॉरशिप्स इन क्यूबा, ये हेडलाइन है। रशियन शिप्स अराइव इन क्यूबा एज कोल्ड वॉर अलाइज स्ट्रेंथन देयर टाइज, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अराइव्स इन क्यूबा, देश और दुनिया की खबर बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। मैप को ढंग से देख लें। क्यूबा के अंदर एक जगह है जिसकी राजधानी है हवाना। हवाना सिंड्रोम के नाम से भी आपने कई बार सुना होगा। हवाना सिंड्रोम एक प्रकार का वो लक्षण है जिसमें कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स को क्यूबा के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक से परेशान किया जाता था। हमने इस पर सेशन किया पुराने जमाने में। फिलहाल के लिए हवाना और मियामी आमने सामने हैं। ये अमेरिका का फ्लोरिडा है और ये दोनों 90 मील की दूरी पर हैं। और यहां ले जाकर अगर रशिया अपना मिसाइल सिस्टम खड़ा है तो कुछ तो समझा रहा होगा, कुछ तो याद दिला रहा होगा। तो क्या याद दिला रहा है? तो आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था अक्टूबर 1962 में। साथियों, क्यूबा की खोज 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस ने खोज की, स्पेन ने इस पर शासन किया। क्यूबा पर अंग्रेजों ने 1762 में अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्यूबा पर स्पेन को हराकर कब्जा कर लिया और 1 साल बाद ही वापस स्पेन को लौटा दिया, क्योंकि फ्लोरिडा से क्यूबा की अदला बदली कर ली गई थी। मतलब कि भाई फ्लोरिडा दे दो और क्यूबा ले लो, तो एक प्रकार से स्पेन के साथ एक्सचेंज कर लिया गया था। 1898 में युद्ध के दौरान अमेरिका और क्यूबा की सेनाओं के हाथों स्पेन की हार हो जाती है और स्पेन ने अपनी पूरी तरह से संप्रभुता त्याग कर इसे अमेरिका को सौंप दिया।
अमेरिका यहां पर 1902 से कब्जा करके बैठा था। 1902 से अमेरिका जब यहां पर कब्जा करके बैठा रहा तो लंबे समय तक अमेरिका अपनी सेना को यहां पर बेस बनाकर रहा। लंबे समय तक बेस बनाकर रहा तो यहां पर धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ जनता में एक सेंटीमेंट उत्पन्न होना शुरू हुआ। जब सेंटीमेंट हुआ तो यहां पर एक नेता निकले जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, और उन्होंने अमेरिका को और अमेरिका द्वारा बिठाए गए पपेट राष्ट्रपति को भगाने का निर्णय लिया। परिणाम यह निकला कि फिदेल कास्त्रो के चलते अमेरिका ने जो अपना यहां पर एक पपेट राष्ट्रपति बिठाया हुआ था उसे हटना पड़ा, जिसका नाम बतिस्ता था। बतिस्ता को हरा करके फिदेल कास्त्रो सत्ता में चले आते हैं। आप हैं फिदेल कास्त्रो, जो कि अमेरिका के खिलाफ पूरी जनता को इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं। फिदेल कास्त्रो अमेरिका के द्वारा क्यूबा में विकसित किए गए जितने भी बेसेस थे या फिर जो भी सेंटर्स थे उन सब पर अपना कब्जा कर लेते हैं और क्यूबा को अमेरिका से दूर भगा देते हैं। साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मारने के अमेरिका के द्वारा 600 से अधिक प्रयास किए गए, लेकिन हर प्रयास में अमेरिका नाकामयाब इसलिए रहा क्योंकि फिदेल कास्त्रो समय के साथ ये सीख गए थे कि कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका का विरोधी है सोवियत रूस। अगर सोवियत रूस का साथ इन्हें मिलेगा तो फिर अमेरिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही हुआ। फिदेल कास्त्रो ने सोवियत रूस का साथ ले लिया और वामपंथी तरीके की सरकार अपने यहां पर बना ली, जिसके चलते रशिया यानी कि उस समय का जो सोवियत रूस है उसने इनकी मदद करने के लिए अपने वेपन्स को इनके यहां पर रखना शुरू कर दिया कि आप चिंता मत करिए, अमेरिका अब आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मैं आप लोगों के पास अपने वेपन्स भेज रहा हूं, इस प्रकार का सामान भेज रहा हूं जिसके चलते आप आसानी से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। कोई बात नहीं साहब। इधर अमेरिका फिदेल कास्त्रो को हटाने के लिए जो कास्त्रो के विरोधी लोग थे उन्हें इकट्ठा करके कास्त्रो के खिलाफ उकसा रहा था। इससे फिदेल कास्त्रो सचेत हो गए और अमेरिका के सभी प्रयासों को समझ गए कि अमेरिका मुझे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आप विचार कीजिए कि इन्हें मारने के लिए अमेरिका के द्वारा जहरीला पेन, जहरीली कॉफी, इवन गर्लफ्रेंड से धोखा, उसको भी स्पाई बना करके भेजा गया। मतलब अमेरिका ने वो हर प्रयास किया फिदेल कास्त्रो को खत्म करने के लिए जो वो कर सकता था, लेकिन कास्त्रो ने समय की मांग को समझा और अमेरिका के खिलाफ सोवियत रूस को साथ ले लिया। सोवियत रूस को साथ में लेकर के पूरी तरह अमेरिका के विरोध में तैयारियां शुरू कर दी। जहां 1961 में बे ऑफ पिग्स नाम से प्रॉपर तरीके से अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को हटाने का प्रयास किया था, उसके ही खिलाफ क्यूबा के अंदर अब एक अलग प्रकार का सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका था। सोवियत रूस से कहा गया कि सर मुझे अमेरिका को मजा चखाना है, तो बोले चलिए मजा चखाते हैं। तो मजा चखाना है तो क्या करें? तो बोले सोवियत रूस आप मुझे कुछ हिंट दीजिए कि आप मुझे क्या मदद दे सकते हैं। बोले तुम जो चाहो। तो बोले तुम मेरे वेपन ले लो। बोले वेपन दे दो। अमेरिका को यह नहीं पता था कि सोवियत रूस ने क्यूबा में इतने सारे वेपन्स जमा दिए हैं। कहीं से इनपुट से खबर मिली, अमेरिकन एजेंसीज को यह जानकारी मिली कि रूस ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिकी एजेंसीज को जैसे ही यह जानकारी मिली तो वो हवाई जहाज लेकर फ्लोरिडा के ऊपर से उड़े, ये जानने के लिए कि क्या कुछ है क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ। ये हवाई जहाज यूएस एयरफोर्स का था। जब ये उड़ा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो इसमें बैठे जासूस थे उनके हाल उड़ गए। उन्होंने देखा कि 928 तस्वीरों में जहां जहां उनकी नजरें पड़ी वहां पर परमाणु मिसाइलों का जखीरा सामने खड़ा था। यह ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घबरा गए। उन्होंने इस तरह की हैरानी में अपने देश को संबोधित कर दिया कि भाई हमने अभी क्यूबा के दर्शन किए हैं, हमें पता चल गया है कि क्यूबा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध फिर से हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर के लिए कोल्ड वॉर एरा में यूएस और यूएसएसआर आमने सामने थे और स्थितियां इतनी गजब तरीके से विकट हुई कि अमेरिका में घबराहट हो गई। घबराहट हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर को देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि अगले कुछ दिनों में हम लोग जंग में जा सकते हैं, हम पर परमाणु हमला हो सकता है। लेकिन क्या रूस इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार था कि वो जॉन एफ कैनेडी के ऊपर हमला करेंगे? और कैनेडी के ऊपर हुआ हमला, कैनेडी बदले में रूस पर हमला करेंगे, तो वो क्या रशिया इस चीज के लिए तैयार था? असल में हुआ क्या था, उस दौर में एक गड़बड़ अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने क्या की थी? अमेरिका रशिया के खिलाफ
टर्की में अपने वेपन्स इकट्ठे कर रहा था, तुर्की में वो वेपन्स खड़े कर रहा था ताकि सोवियत रूस पर जाकर मिसाइल चलाई जा सकें, जैसे आज अमेरिका कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका अपने नजदीक क्यों बढ़ा रहा है? ताकि वो रूस के खिलाफ एक्शन करने में यूक्रेन का उपयोग कर सके, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की सीमा साझा होती हैं। एग्जैक्टली उस दौर में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से तुर्की के अंदर अपने मिसाइल खड़े कर दिए थे यूएसएसआर के खिलाफ। कोल्ड वॉर का समय था। ऐसी स्थिति में इन्होंने भी उसके काउंटर में क्यूबा में मिसाइल खड़े कर दिए थे। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह स्थिति इतनी घातक हो गई थी कि अगर क्यूबा से मिसाइल चलती है तो तुर्की से भी रशिया की तरफ यानी यूएसएसआर सोवियत रूस की तरफ मिसाइल चलना तय था। स्थितियां बिगड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने एक प्रयास किया कि अगर अब सोवियत रूस अपने जहाज क्यूबा की तरफ भेजे तो हम क्यों ना उन जहाजों को रास्ते में रोक दें। अमेरिका ने यही किया। साथियों, रास्ते में अमेरिका ने एक प्रकार का ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया ताकि सोवियत रूस के जहाज क्यूबा तक ना पहुंच पाएं। उसने पानी में बहामास के पास अपने जहाजों को एक लाइन से खड़ा कर दिया ताकि सोवियत रूस को अगर युद्ध का आवाहन देना है तो यहीं से दे दिया जाएगा। सोवियत रूस को अमेरिका ने पानी में ही आवाहन दे दिया कि आ जाओ, अगर युद्ध लड़ना है तो पानी में लड़ेंगे। आप ये देखिए, क्यूबा रहा, यहां पर अमेरिकी फ्लीट खड़ी है और इधर से यूएसएसआर के जहाज आ रहे हैं। दोनों का आमना सामना होता है। सोवियत रूस की सेनाएं यहां जाकर रुक जाती हैं। हालांकि इसने पहले से ही मिसाइल यहां तैनात कर रखी हैं जिनके चलते युद्ध का माहौल बना है, लेकिन सोवियत रूस और अमेरिकी जहाजों का अब यह पहली बार आमना सामना हो रहा था। इस आमने सामने में यह तय मान लिया गया था कि अब किसी भी समय एक दूसरे पर हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। इसी बीच में एक खबर आती है और वो खबर आती है एक डिक्टोग्राफ के द्वारा। और डिक्टोग्राफ के द्वारा क्या था? मतलब ये तो तय हो गया था कि क्यूबा को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही एक खबर निकलती है और वो खबर निकाली गई जुनिता मुआड़ी के द्वारा। जुनिता मुआड़ी जो हैं ये एक टिक्टोग्राफर थी। ये क्या होते हैं? टिक्टोग्राफ होता है जिसमें कि आप मैसेज भेजते हैं एक देश से दूसरे देश की तरफ, उन्हें इंटरसेप्ट करती हैं खुफिया एजेंसीज। इन्होंने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया और वो मैसेज था कि इस खाड़ी में खड़े हुए जो रशियन जहाज हैं वो वापस लौट रहे हैं। ये वो मैसेज था जिसके चलते अमेरिका को ये आंसर मिलने वाला था कि रशिया युद्ध में है या युद्ध से बाहर है, क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी बन गई थी कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने जा रहा था कि हम पर हमला हुआ है और हम उसका जवाब देने जा रहे हैं। ऐसे समय पर इनके द्वारा दिया गया ऊपर की तरफ यह मैसेज कि सर रशियन फोर्सेस लौट रही हैं, बस ये खबर थी जिसने अमेरिका को युद्ध से बस छू के बाहर निकाल लिया। एक खबर, एक मैसेज जुआनिटा मुआड़ी का, जिसने तत्कालीन रूप से अमेरिका को अनाउंस करने से रोक लिया कि हम अब युद्ध में हैं। खैर, हुआ परिणाम यह कि रशियन जहाज यहां से लौटे, लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से शर्तें अमेरिका के सामने रख दी कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो चलिए नेगोशिएशन करिए। नेगोशिएशन में दो बड़ी शर्तें लगाई गई। पहला कि अमेरिका फिर कभी क्यूबा पर आंख उठाकर नहीं देखेगा, यानी क्यूबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोवियत रूस ने अपने ऊपर ले ली। और नंबर दो, अमेरिका ने जो तुर्की में अभी जाकर अपने परमाणु बम खड़े किए हैं या फिर मिसाइलें खड़ी की हैं, ये इन्हें हटाएंगे। अमेरिका दोनों ही बातों के लिए माना और क्यूबा इस प्रकार से हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। और फिर तुर्की से भी अमेरिका ने अपने जहाज हटाए, अपने वेपन्स हटाए और फाइनली जाकर के युद्ध के बादल छट गए। आज के समय में इस बात का महत्व क्या है? इस बात का महत्व है काउंटर मेजर्स करना, यानी कि एक देश को दूसरे देश से चुनौती देते हुए पीछे धकेलना। ऐसी स्थिति में आज अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूक्रेन को रोकने के लिए फिर से अमेरिका को धमकाने में क्यूबा का उपयोग कर रहे हैं पुतिन। यही कारण है कि रशिया का जो नेवल फोर्स है वो ड्रिल करने के लिए क्यूबा पहुंच चुका है। और ऐसी स्थिति में जब इनसे पूछा गया कि क्या परमाणु बम भी लाए हो क्या, तो इन्होंने साफ मना किया, नहीं परमाणु बम नहीं लाए हैं, बस परमाणु रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन लेकर आए हैं। खैर, इस बीच में अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसे यूक्रेन बड़ा खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। कह रहा है कि हमने ऐतिहासिक क्षण हासिल कर लिया है। लेकिन यह स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है।
संभवतया आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।